नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी भाषा शिक्षण के सूत्र से संबंधित जो है आज की हमारी क्लास है। इसके पहले की जो क्लास में हमने भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत को बताया था। ओके, आज जो है हम शिक्षण सूत्र के बारे में देखेंगे। जब भी हम टीचिंग करते हैं उस समय जो है हमें इन टीचिंग सूत्रों को जो है उसका प्रयोग करना होता है, तभी जाके जो है हमारी शिक्षा जो है सफल होती है। तो भाषा शिक्षण का मतलब क्या है? यह एक जो है मार्गदर्शक की तरह काम करता है। यह एक नियम है जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है? सरल सरल प्रभावी और रोचक बनाता है। क्या करता है? रोचक बनाता है। यह सूत्र शिक्षक को यह सिखाते हैं कि छात्रों को ज्ञान कैसे प्रदान किया जाए, यानी उसे छात्र को किस तरह से जो है पढ़ाया जा सकता है। तो यह हमको समझ में आए तो इसका लाभ क्या है? तो इसका यह लाभ है कि यह सूत्र जो है छात्र की मानसिक क्षमता के अनुसार, छात्र की जो मानसिक मानसिक क्षमता जो होती है उसके अनुसार सीखने को सहज बना देती है। सीखने को क्या करती है? सहज बना देती है। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा शिक्षण सूत्र जो है काफी महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। भाषा शिक्षण सूत्र का मतलब क्या है? शिक्षण का मतलब टीचिंग है। तो हमें किस तरह से टीचिंग करना है? तो इस सूत्रों का प्रयोग करते हुए अगर हम टीचिंग करेंगे तो वो टीचिंग जो है बहुत ही सरल और प्रभावी, रोचक बन जाती है। इससे जो है छात्रों के मानसिक क्षमता के अनुसार हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं। छात्रों को क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, और छात्र भी जो है आसानी से सीख सकते हैं। तो छात्र को ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं हम? भाषा शिक्षण सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब ही यही है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा होगा सर बहुत लैग करते हैं, बहुत लॉन्ग बोलते हैं। बनना यानी बोलना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है मुझे। तो वो कौन से जो सूत्र है उसका जो है प्रयोग करते हुए हम टीचिंग करते हैं, तो देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, सुगम से कठिन की ओर जाना है, सरल से जटिल की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, पूर्ण से अंश की ओर जाना है, निश्चित से अनिश्चित की ओर जाना है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो है ये जो है सारे सूत्र है। ओके, सारे क्या है? सूत्र है। तो अगला देखिए, पूर्ण से अंश की ओर जाना है, यानी पढ़ाते समय हमें क्या करना है ये बता रहे सूत्र। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना है, मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता की ओर जाना है, यानी अनुभव से तर्क की ओर जाना है, प्रकृति का अनुकरण भी हमें क्या है? करना है। इन सारे सूत्रों का प्रयोग करके हम अगर टीचिंग करेंगे तो हमारी टीचिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। इफेक्टिव साबित होगी। कैसे हम जो है टीचिंग कर सकते हैं वही बात जो है हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। चलिए, हमारा पहला सूत्र कौन सा है उसे देखते हैं। चलिए देखिए, पहला सूत्र जो हमारा है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब भी मैं टीचिंग करूंगा या आप टीचिंग करोगे तब आपको क्या करना है? किस सूत्र का प्रयोग करना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे यानी विद्यार्थी के मानसिक तर्क के अनुसार, मानसिक क्षमता के अनुसार आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हर जगह वही सूत्रों को अपनाए, ऐसा नहीं है। उसकी क्षमता, मानसिक क्षमता किस तरह से, उसी क्षमता के अनुसार जो है आप जो है इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कक्षा में जाके वही सिद्धांत, वही सूत्रों को प्रयोग करोगे तो वो फेल हो जाएगा। टीचिंग जो है आपका फेल कहलाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, इसमें है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। तो देखिए, इसमें बच्चा जो है पहले क्या कहता है? जानता है, यानी पहले उसे पता होता है।
उसके आधार पर वो क्या करता है, नई चीज यानी अज्ञात सिखाई जाती है। क्या किया जाता है यहाँ पे, नई सीख यानी नई जो अज्ञात नॉलेज जो ज्ञान होता है उसको सिखाया जाता है, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान की ओर बढ़ाना। जो उदाहरण से देखेंगे तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इतिहास का उदाहरण है, इतिहास का उदाहरण पहले लिया है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा ताजमहल के बारे में जानता है, ये ज्ञात है। जब उसको ताजमहल के बारे में पता है तभी क्या करता है, अब शिक्षक जो है उसे शाहजहां के बारे में बताता है। ये क्या हो जाता है, अज्ञात हो जाता है, यानी वो उसे जानता नहीं, वो देखा नहीं है उसे, मगर उसके बारे में जब पढ़ा रहे हैं ना, तो ये ज्ञात और अज्ञात को जब मिलाते हैं ना, यही संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान होता है कि नहीं, यही होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर में किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो इसी तरह से पढ़ाया जाता है। आपको भी जब भी आप टीचिंग करोगे इसी तरह से पढ़ाओगे। ओके, चलिए अगला और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण गणित का है, यहाँ पे गणित का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, बच्चा जोड़ यानी एडिशन जानता है। ओके, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, शिक्षक उसी के आधार पर क्या करेगा, गुना यानी मल्टीप्लिकेशन जो है सिखाता है। जैसे 2 + 2 + 6 हो गया, फिर तो क्या होता है 2 × 3 6 हो जाता है। यानी इस तरह से जब ये जोड़ना यानी जोड़ना सीख गया तो मल्टीप्लिकेशन करना भी सीख जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 2 कितने हो रहे हैं, 6। तो 3 जो 2 है वो कितने हो जाते हैं, 6 ही हो जाते हैं ना। ये भी यहाँ पे इस तरह से जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जब भी आप टीचिंग करते हो, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अगर टीचिंग करोगे तो आराम से जो है बच्चा समझ जाएगा। अगला सूत्र देखते हैं हमारा। अगला सूत्र है सुगम से कठिन की ओर। सुगम से कठिन की ओर, इसमें क्या होता है, देखिए शिक्षक को पढ़ाते समय पहले आसान यानी सुगम का मतलब क्या है, इस बात को याद रखिए। ओके, सुगम का मतलब आसान है। ओके, आसान चीजें सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे कठिन यानी जटिल चीजों की ओर बढ़ना चाहिए। जटिल चीजों की ओर क्या है, बढ़ना चाहिए। तो यानी इजी से डिफिकल्ट की ओर होता है। जब भी आपको सुगम से कठिन की ओर सूत्र जब भी आपके दिमाग में आता है ना, तब इस चीज को याद रख लो कि इजी से डिफिकल्ट की ओर जाना होता है। उदाहरण देखिए, गणित का उदाहरण हमने लिया है। पहले संख्या पहचानना, पहले क्या करना, संख्या पहचानना 1 2 3 ऐसा, फिर उसे जोड़ना। ओके, उसके बाद क्या करता है, घटाव यानी सब्सट्रैक्शन करता है, फिर गुना भाग मल्टीप्लिकेशन करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम सीधा गुना या भाग से शुरू करेंगे ना तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले हमें प्लस माइनस फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है सिखाना होता है। तो ये हो गया सुगम से कठिन की ओर। बहुत आसान जो होता है उसको पहले सिखाना, फिर बाद में जो है कठिन होता है उसे सिखाना। इससे बच्चा भी बोरिंग नहीं होता है। चलिए भाषा का दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम भाषा पढ़ रहे हैं इसलिए भाषा का उदाहरण ही हम देखते हैं। देखिए उदाहरण है यहाँ पे भाषा का। पहले अक्षर क ख ग हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, शब्द शब्द बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शब्द बनाने के लिए कहेंगे। फिर वाक्य राम घर गया, फिर वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। फिर जो है बाद में अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन करने के लिए हम कहेंगे। जो है आसान से कठिन की ओर जाने से भाषा जो है क्या होती है, मजबूत होती है। भाषा क्या होती है, मजबूत हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला हमारा सूत्र है जो है वह है सरल से जटिल की ओर। इससे पहले हम सुगम से कठिन की ओर देखा था। आज जो है अभी जो है हम सरल से जटिल की ओर जो है देखेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं मगर एक लाइक भी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ही लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पे सरल से जटिल की ओर हम उसे देखते हैं। ये जो शिक्षण सूत्र है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ऐसा होता है, शिक्षक को पहले सरल यानी सिंपल, पहले जो है सिंपल बातें सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे जटिल कॉम्प्लेक्स बातों की ओर बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे जटिल की ओर, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल की ओर बढ़ना चाहिए। यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सिंपल से
कॉम्प्लेक्स की ओर। इससे पहले हमने क्या देखा था? इजी से डिफिकल्ट की ओर देखा था, इजी से डिफिकल्ट हमने देखा था। चलिए उदाहरण से इसे भी हम समझते हैं कि सरल से जटिल की ओर क्या होता है यह शिक्षण सूत्र। तो इसमें देखिए हमने भाषा का उदाहरण ही लिया है। पहले सरल वाक्य यानी रामू स्कूल जाता है, ये बहुत ही सरल है। फिर संयुक्त जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य का प्रयोग, रामू स्कूल जाता है और वहां पढ़ाई करता है क्योंकि परीक्षा पास करनी है। ये क्या हो गया उनके लिए? जटिल हो गया, यानी संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। ओके, हुआ कि नहीं? फिर पहले सीधा वाक्य, फिर जटिल संरचना जो है यहाँ पे कराई जाती है, यानी समझाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गणित का उदाहरण हमने लिया है इसी के बारे में। यहाँ पर जो है पहले सरल जोड़ यानी 2 + 3 5, फिर बड़े मिश्रित सवाल 25 + 37 - दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण गणित का है। पहले सरल जोड़ 2 + 3 = 5, फिर बड़े मिश्रित सवाल 25 + 37 - 12 × 2, ये जो है मिश्रित सवाल हो जाते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसमें बेसिक क्लियर करना पड़ता है, फिर मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम को सिखाना पड़ता है। कहाँ पे सिखाना पड़ता है? तो यहाँ पर सिखाना पड़ता है। सरल से जटिल की ओर में आपको जो है ये चीज जो है आपको सिखाना होता है। अगला शिक्षण सूत्र जो है हमारा, वह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों को पहले देखने यानी छूने वाली चीज सिखाई जाती है, फिर उसे उनसे जुड़े सोचने समझने वाली अवधारणाएं सिखाई जाती है। समझे यहाँ पे क्या होता है? पहले बच्चों को जो है यानी हमको दिखे और उसे छू सके, ऐसी चीजों को जो है दिखाया जाता है, उसी को सिखाया भी जाता है यहाँ पे। फिर उसको क्या करते हैं? फिर उनसे जो है जोड़ी और सोचने वाली अवधारणा जो है सिखाई जाती है। वो कैसे? यहाँ पे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट और ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, गणित का सवाल है समझो यहाँ पे। तो इसमें गणित का जो उदाहरण है, पहले बच्चों को 2 सेब प्लस 2 सेब दिखाए जाते हैं। पहले क्या किया जाता है? उनको दिखाया जाता है, वो देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 4 सेब है। तो फिर उसे समझाया जाता है कि 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। यही यहाँ पर भी वही कह रहे, पहले बच्चों को देखने या छूने वाली चीजें सिखाई जाती है, फिर उसमें जोड़ने और समझने वाली अवधारणाओं को जो है सिखाया जाता है। यहाँ पे पहले सेब को दिखाया गया, फिर जोड़ने को जो है यहाँ पे समझाया गया। यही जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है, इसमें के अंतर्गत जो है हम इस पहले जो है वस्तु शेप फिर संख्या। पहले क्या हुआ वहां पे? पहले वस्तु हो गया, फिर क्या हो गया? संख्या हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए भाषा से, पहले वास्तविक वस्तु दिखाना, जैसे हम पहले किताब को दिखाएंगे, फिर उसका शब्द अर्थ सिखाना, यानी किताब को दिखाने के बाद उस शब्द का अर्थ और भी जो शब्द होता है उसे हम क्या करते हैं? सिखाते हैं। समझ में आया? किताब को पहले दिखाते हैं, फिर किताब का जो अर्थ होता है, जो शब्द होता है, उसे हम समझाते हैं। यानी स्थूल में क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसमें क्या होता है? चीजों को दिखाया जाता है या छुआ जाता है, और उसके बाद जो है अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है यहाँ पे। ओके, वही जो है स्थूल और सूक्ष्म की बात हो रही है। चलिए अगला जो हमारा है, वह है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, पहले बच्चों को पूरी चीज, होल चीज दिखाई जाती है, जैसे कि जी, फिर उसके छोटे छोटे भाग, पार्ट समझाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर में क्या होता है? पहले बच्चों को पूरी चीज दिखाई या समझाई जाती है, पूरी चीज समझाई जाती है, फिर उसके छोटे छोटे भाग, पार्ट समझाए जाते हैं, यानी होल से पार्ट की ओर हम जाते हैं, पार्ट्स की ओर। तो उदाहरण देखिए भाषा का, पहले पूरा वाक्य रामू स्कूल जाता है, पहला पूर्ण वाक्य हम समझाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके भाग को क्या करते हैं? समझाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें राम जो है वो क्या है? संज्ञा है, जाता जो है क्रिया है, स्कूल जो है स्थान है। तो पहले पूरा वाक्य, फिर उसके हिस्से को जब हम सिखाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? उसे ही पूर्ण से अंश की ओर सिखाना यानी शिक्षण सूत्र कहते हैं। ओके, दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है, पहले पूरी कुर्सी, पहले क्या है? पूरी कुर्सी दिखाना, फिर उसके बाद जो है
उसके भाग बताना, जैसे पैर, सीट, पीठ, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जब भी आप ये टाइटल देख लेते हो ना, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन सा प्रोसेस किया जाता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला जो हमारा है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ओके, इसमें क्या होता है, शुरुआत में बच्चे का ज्ञान अस्पष्ट या धुंधला होता है। ओके, शिक्षक उसे धीरे धीरे स्पष्ट और निश्चित क्लियर कर देता है, उसका जो डाउट होता है उसे क्लियर कर देता है, यानी इनडिफिनाइट टू डिफिनाइट की ओर हम जाते हैं इसके अंतर्गत। ओके, तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। पहले जो उदाहरण है, पशु है, दो है, एक गाय है, एक कुत्ता है वहां पे। ओके, एक गाय और एक कुत्ता है। बच्चा बस इतना जानता है यह कोई जानवर है, ये क्या है, अनिश्चित है, यानी कौन सा जानवर है उसका नाम नहीं पता, बस ये जानता है कि ये जानवर से। ओके, शिक्षक समझाता है यह गाय है, दूध देती है, यह कुत्ता है, ये भौंकता है। तो यह जो समझाने का तरीका है, यही अनिश्चित से निश्चित की ओर पढ़ाने का सूत्र कहलाता है। अब उसका ज्ञान जो है यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है, किसका, बच्चे का ज्ञान। ओके, देखिए अगला जो हमारा है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले वो सिखाओ जो बच्चा देख सकता है। यहाँ पे क्या करना है, प्रत्यक्ष यानी दिखना, यानी जो देख सकता है पहले वो सिखाना है। फिर वो सिखाओ जो वह नहीं देख सकता, यानी अनसीन जो होता है उसे बाद में सिखाना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जब हम शिक्षण सूत्र का जब प्रयोग करते हैं, तब हमें क्या करना है, पहले अनसीन को पढ़ाना है, फिर सॉरी सीन को पढ़ना है, फिर अनसीन को पढ़ना है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, बच्चा पेड़ देख सकता है, बच्चा क्या है, पेड़ देख सकता है। तो शिक्षक पहले पेड़ दिखाए, यानी प्रत्यक्ष जो है उसे दर्शन हो जाता है। फिर समझाएगा कि पेड़ जो है ऑक्सीजन, हवा, पर्यावरण, अप्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है। वही जो है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र का जो है प्रयोग किया हुआ हमें समझ में आ जाता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे बच्चा सूरज सूरज देख सकता है। शिक्षक पहले सूरज दिखाएगा, फिर बताएगा पृथ्वी घूमना ये दिखाता नहीं है, यानी दिखता, सॉरी यहाँ पे दिखता नहीं है, पृथ्वी घूमती है मगर ये दिखता नहीं, समझना यानी समझाया जाता है यहाँ पे। अगला जो शिक्षण सूत्र है वह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें क्या होता है, पहले छोटे छोटे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनसे एक बड़ा नियम निकाला जाता है, यानी जैसा एग्जाम्पल से जो है रूल्स बनाए जाते हैं। ओके, तो सबसे आसान उदाहरण जो है गणित से हम समझते हैं। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। ओके, 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। अब छात्र खुद समझ जाता है जब दो समान संख्याएं जोड़ते हैं तो दुगना होता है। यहाँ पे समान भी हो सकते हैं और जो है भिन्न भी हो सकते हैं, मगर जब जोड़ते हैं ना दो संख्याओं को, तब जो है दुगना होता है। यहाँ तो दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, समान संख्याओं को, तो दुगना हो रहा है, यह बात उसको समझ में आ जाती है, यानी एक नियम बन जाता है। ओके, रूल जो है बन जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे, भाषा। उदाहरण जो है भाषा का है, राम खेलता है, सीता गाती है, मोहन पढ़ाता है, छात्र समझाता है। ओके, छात्र समझता है, वाक्य में ता ती क्रिया का रूप है, यानी ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे यह समझ में आता है कि ताती क्रिया का रूप है। यही जो है शिक्षण सूत्र कहलाता है। कौन सा शिक्षण सूत्र, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ओके, चलिए अगला हमारा शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें क्या होता है, पहले चीज को टुकड़ों में समझो। पहले हमने क्या किया था, वहां पे संपूर्ण देखा था। यहाँ पे क्या होता है विश्लेषण में, पहले चीज को टुकड़ों में समझो, फिर बाद में फिर उन टुकड़ों को जोड़कर पूरा समझो। यही जो है विश्लेषण से संश्लेषण है। पहले टुकड़े टुकड़ों को जमा करके टुकड़ों से समझते हैं, फिर सब जोड़ के जब सीखते हैं उसे संश्लेषण कहते हैं। ओके, यानी पार्ट्स कंबाइन होल अंडरस्टैंडिंग।
यानी पार्ट्स को क्या करते हैं, पहले पार्ट्स को समझते हैं, दोनों को मिलाते हैं, फिर एक अंडरस्टैंडिंग जो है हमें आ जाती है इसके अंतर्गत। ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे आसान उदाहरण देखिए, साइकिल का लेते हैं हम। पहले साइकिल के भाग सीखो। पहिया, हैंडल, सीट, ये जो है क्या है, पार्ट्स है। फिर समझो कि ये सब मिलाकर साइकिल कैसे चलती है, ये जो है क्या है, संश्लेषण है, सिंथेसिस कहते हैं अंग्रेजी में उसे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे उदाहरण से देखते भाषा में क्या होता है। यहाँ पे वाक्य राम स्कूल जाता है, पहले भागों में समझो। पहले क्या है, इसे भागों में समझना है। कैसे? राम जो है संज्ञा है, जाता जो है क्रिया है। फिर पूरा वाक्य का अर्थ समझो। फिर पूरा वाक्य का जब अर्थ समझ में आता है तो वो कहलाता है सिंथेसिस, यानी संश्लेषण कहा जाता है। यही है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ने का तरीका। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा जो है शिक्षण सूत्र वो है अनुभव से तर्क की ओर। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा देखकर अनुभव से सीखता है, इसमें एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है। ओके, फिर इस शिक्षक उसे उसका कारण तर्क यानी रीजन समझाता है, रीजन को समझाता है, यानी एक्सपीरियंस से लॉजिक की ओर जाते हैं हम इसमें। उदाहरण, गर्मी है, बच्चा आग के पास जाता है, गर्मी महसूस करता है, एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुभव कर रहा है। फिर शिक्षक बताता है, शिक्षक क्या बताता है कि शिक्षक आग से ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है ये बताता है। पहले अनुभव करता है, जब भी आग के पास जाओगे वह हीट जो है एनर्जी निकालती है, ये जो है तर्क जो है वो समझता है। समझ में आया? चलिए अगला हमारा जो है शिक्षण सूत्र प्रकृति का अनुकरण। ओके, प्रकृति का अनुकरण में क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र में बच्चों को उसकी प्रकृति यानी रुचि क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए होता है यहाँ पे। ओके, जबरदस्ती या उसकी क्षमता से बाहर काम नहीं देना चाहिए। यही जो है प्रकृति का अनुकरण सिद्धांत, ये सूत्र कहलाता है। यानी चाइल्ड के नेचर के अनुसार टीचिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड के नेचर के अनुसार जो है टीचिंग होती है। सबसे जो आसान उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं, बच्चा खेलना पसंद करता है। बच्चा क्या करता है, खेलना पसंद करता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक खेलने में पढ़ाता है। शिक्षक क्या करता है, खेल खेल में पढ़ा देता है, जैसे ABC गेम्स, काउंटिंग गेम्स, इस तरह से। चलिए मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण के तौर पे एक वीडियो दिखाता हूँ। चूहा चूहा के बारे में एक शिक्षिका यूट्यूब पर जब पढ़ा रही थी तो उसको मैंने देखा था, शायद आपको भी दिखा दूं, इसलिए उस जो वीडियो का है मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। चूहे को बुखार है, आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला ओई ओई ओई। क्लिप से जो है आपको समझ में आया होगा कि वह शिक्षिका जो है उनके बच्चों के नेचर के अनुसार जो है वो पढ़ा रही है। यानी नर्सरी के बच्चे हैं, उनको जो पसंद होता है उनके नेचर के अनुसार वो जो है टीचिंग कर रही है। यही सूत्र होते हैं दोस्तों, यही जो है सूत्र कहलाते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं आगे। अगला जो हमारा है वो है मनोवैज्ञानिक क्रम से चलो। ओके, यह एक शिक्षण सूत्र है। ये इसमें क्या होता है, बालक दो तरीकों से जो है शिक्षा प्राप्त करता है। एक तो तार्किक विधि, यानी विधि का मतलब पद्धति से, यानी तर्क के माध्यम से, रीजन के माध्यम से। ओके, दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति से। ओके, दो तरह से इसके अंतर्गत जो है बच्चा शिक्षा जो है ग्रहण करता है, शिक्षक जो है पढ़ाता है। वो कैसे, देखिए यहाँ पे तार्किक विधि में इसमें क्या होता है, एक क्रम होता है। इसमें क्या होता है, एक क्रम होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। उदाहरण, बच्चों की पाठ्य पुस्तक में बसंत ऋतु का पाठ है, समझो बसंत ऋतु का पाठ है। यह पाठ पढ़ाने से पहले छात्र को बताया जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु के बाद ही बसंत ऋतु आता है। यह जो है उन्हें छात्र को बताते हैं पाठ पढ़ाने से पहले। इन ऋतुओं का संक्षिप्त मौखिक वर्णन किया जाता है इसमें। इसके बाद ही जो है जब जाके बसंत ऋतु पाठ को पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे क्रम का पालन करते हैं, क्रम का पालन
करते किए कि नहीं किया है हमने क्रम का पालन जो है हमने किया है। पहले उन्हें ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया, फिर वर्षा, फिर हेमंत, फिर शिशिर ऋतु के बाद में पढ़ने के बाद बसंत ऋतु के बारे में जो है हमने उन्हें बताया। यानी तार्किक विधि के माध्यम से जो है हमने बच्चों को ज्ञान जो है दिया है, शिक्षा जो है दी है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्या होता है, इसका संबंध बालक की रुचि उनके समाज परिवेश के साथ होता है। उसकी तो इसमें रुचि और उसके समाज के परिवेश के साथ जो रहता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, तो यदि जून मास में बसंत ऋतु पाठ का पढ़ाना है समझो, तो पहले ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत के बारे में बतलाकर फिर यह पाठ पढ़ाया जाएगा कि यदि जनवरी मास में यह पाठ पढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तो पहले शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु के बारे में बतलाकर फिर वसंत ऋतु का पाठ जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसी को जो है मनोवैज्ञानिक विधि हम कहते हैं। इसमें जो है बच्चे समाज और परिवेश के साथ रहता है और रुचि यानी बालक की रुचि और समाज के परिवेश के साथ रहता है, इसलिए इस तरह से इसमें पढ़ाया जाता है। तो यह थे हमारे जो है भाषा शिक्षण के सूत्र। ओके, भाषा शिक्षण के सूत्र जिन्हें हमें जब भी हम टीचिंग करते हैं उस समय उसका प्रयोग करना या उपयोग करना होता है। उसका प्रयोग करते हुए ही हमें भाषा की शिक्षा देनी होती है। तो अगला हमारा जो होगा टॉपिक वह होगा भाषा शिक्षण की प्रणालियां। व्याख्या प्रणाली, स्पष्टीकरण प्रणाली, वर्णन प्रणाली, विवरण प्रणाली, तुलना प्रणाली, कथा प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, पुस्तक पठन प्रणाली, ये सब जो है भाषा शिक्षण की प्रणालियां हैं। प्रणालियां का मतलब जो है अप्रोच, कहने का मतलब है अप्रोच होता है। तो प्रणालियां और पद्धति में क्या अंतर है, हमें दो भी पाठ है, हमें शिक्षण की प्रणालियां और पद्धतियों को भी है आगे हमको पढ़ना है। उससे पहले हमें डिफरेंस पढ़ना है। प्रणालियों का मतलब जो है अप्रोच होता है, अप्रोच होता है। ओके, और जो पद्धति का मतलब होता है वो होता है टेक्निक्स। ओके, टेक्निक्स कहते हैं, मेथड्स कहते हैं, टेक्निक्स होता है। ओके, यह जो हमारी क्लास होगी अगली कक्षा में होगी। शायद आपको शिक्षण सूत्र, भाषा शिक्षण पद्धतियां और भाषा शिक्षण प्रणाली आसान से समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो डायरेक्टली कमेंट में बता दीजिएगा कि सर आप सही से नहीं पढ़ा रहे हो, आप जो है गलती कर रहे हो। इस तरह की बातें अगर हमको बताएंगे तो हम कुछ उस वहां से जो है सीख सकते हैं। ओके, आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी जो है बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमें चेंज करना होता है। जब तक आप हमें नहीं बताओगे तब तक हम कैसे यानी माने कि हमारे इसमें गलती है। तो इस मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपना जो फीडबैक है वो दीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही जुड़ते रहेगा और आपका जो लक्ष्य है उसे जरूर हासिल कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।